हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब ठीक ही होंगे। हम लोग पिछली क्लास में विधान परिषद के बारे में पढ़ रहे थे और विधानसभा के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। विधान परिषद के बारे में हम लोगों ने आर्टिकल 182 के आगे बात करनी थी और उसके पहले के जो आर्टिकल्स थे, हमारे जो विधानसभा के आर्टिकल्स थे, जो विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो भी चर्चाएँ थीं, उन सब चीज़ों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, विधान परिषद के अधिकारी। तो देखिए भाई, विधान परिषद के अधिकारी। अब देखिए भाई, विधान परिषद में कौन कौन से अधिकारी होते हैं। तो विधान परिषद में एक होता है सभापति, दूसरा होता है उपसभापति। क्या होता है? सभापति और दूसरा होता है उपसभापति। बस समझ भाई, एक होता है हमारा सभापति, एक होता है उपसभापति। अब ये हमारे किस प्रकार के अधिकारी हैं, कैसे क्या हैं, इन चीज़ों की चर्चा हम आर्टिकल्स के माध्यम से करेंगे। तो देखिए भाई, आर्टिकल 182, आर्टिकल अनुच्छेद 182 कहता है कि विधान परिषद अपने अधिकारियों में से किसी एक व्यक्ति को, विधान परिषद के जितने भी सदस्य हैं तो उनमें से अपने सदस्यों में से किसी एक को सभापति और दूसरे को उपसभापति नियुक्त करती है या चुनती है। आर्टिकल 182 क्या कहता है? विधान परिषद अपने सदस्यों में एक व्यक्ति को सभापति और एक व्यक्ति को उपसभापति नियुक्त करती है। जो विधान परिषद होती है, विधान परिषद अपने सदस्यों में से किसी एक को सभापति और उन्हीं में से कोई एक सदस्य होगा उसको उपसभापति नियुक्त करती है। ऐसा हमारे संविधान के आर्टिकल 182 में बताया गया है। ठीक है ना। अब देखो, संविधान के अनुच्छेद 183 में क्या कहा गया है। तो संविधान का अनुच्छेद 183 क्या कहता है? वो कहता है कि विधान परिषद में, कहा विधान परिषद में जब इस्तीफे की बात आती है, तो इस्तीफा कैसा, तो जो सभापति है वो अपना त्यागपत्र उपसभापति को देता है और उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। ये कौन कहता है? ये संविधान का अनुच्छेद 183 कहता है। तो आर्टिकल 183 क्या कहता है कि विधान परिषद, जो विधान परिषद में सभापति और उपसभापति हैं, तो सभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपसभापति को देता है और उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को देता है। तथा जो उपसभापति होता है, तथा उपसभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है? सभापति को देता है।
बात समझ में आई। आर्टिकल 183 में क्या बताया गया है कि सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को देता है, जबकि उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। ऐसा संविधान के अनुच्छेद 183 में बताया गया है। और ये कहाँ की बात हो रही है? विधान परिषद में, ठीक है ना। देखो, विधान परिषद और राज्यसभा ये एक जैसे हैं। विधान परिषद और राज्यसभा ये एक जैसे हैं। राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होता है, वैसे ही हमारे विधान परिषद में भी सभापति और उपसभापति होता है। अब देखिए भाई आर्टिकल 184, आर्टिकल 184, आर्टिकल 184 कहता है सभापति के रूप में उपसभापति की कार्य करने की शक्ति, सभापति के रूप में बात समझ में आई। सभापति के रूप में उपसभापति की जो कार्य करने की शक्ति है, ये संविधान के अनुच्छेद 184 में बताई गई है। बात समझ में आई। लेकिन होता क्या है, जैसे मान लिया सभापति सदन में नहीं है, सभापति विधान परिषद में नहीं है, तो उसके कार्यों का जो संचालन होता है वो किसके माध्यम से किया जाएगा? तब वो उपसभापति के माध्यम से किया जाएगा। और उपसभापति उस समय किसका कार्य करेगा? सभापति का कार्य करेगा। बस समझ में आई। तो ये हमारा आर्टिकल 184 हो गया। अब आर्टिकल 185, आर्टिकल 185 कहता है सभापति या उपसभापति, सभापति या उपसभापति पर कोई कार्यवाही चल रही है। कार्यवाही का मतलब है इन पर मान लिया कोई केस वेस जैसा हो गया है या इनको हटाने की प्रक्रिया है। आर्टिकल 185 में कहता है सभापति या उपसभापति पर कोई कानूनी प्रक्रिया चल रही है। बात समझ आई। जो विधान परिषद में सभापति और उपसभापति हैं, इन पर अगर कोई कानूनी प्रक्रिया चल रही है तो ये अपने पद पर नहीं रह सकते। इनको हटाने का कोई प्रयास की इनको हटाने की कोई प्रक्रिया चल रही है तो ये अपने पद पर कार्य नहीं करेंगे। तब अपने पद का मतलब क्या है? कहने का मतलब तब ये विधान परिषद के सभापति और उपसभापति नहीं रहेंगे, तब ये मात्र एक सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है ना। तो आर्टिकल 85 कहता है सभापति एवं उपसभापति का पीठासीन न होना, बस समझ में आई। इसको कहते हैं पीठासीन न होना। इसका मतलब ये है कि सभापति या उपसभापति के ऊपर कोई कानूनी प्रक्रिया चल रही है, उन्हें हटाए जाने की कोई प्रक्रिया चल रही है। कहाँ चल रही है? सदन में। बात समझ में आई ना। कहाँ चल रही है? विधानमंडल में या सदन में जब चल रही होती है तो जो हमारे जो सभापति उपसभापति हैं, उपसभापति ये अपने पद पर नहीं रहेंगे। मतलब इनके पास सभापति और उपसभापति की जो शक्तियां हैं वो नहीं रहेंगी। कौन शक्तियां रहेंगी? एक सदस्य के रूप में कार्य करने की जो शक्तियां हैं वो बरकरार रहेंगी, ना कि सभापति और उपसभापति। कहने का मतलब ये सदन का संचालन नहीं करेंगे, ये सदन की जो कार्यवाही होती है उसका संचालन नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? ये सिर्फ एक सदस्य के रूप में वोट करेंगे, सदस्य के रूप में कार्य करेंगे, और जो सभापति और उपसभापति के कार्य जो संचालन है वो इनसे छीन लिए जाएंगे। बात समझ में? तो ऐसा आर्टिकल 185 में कहा जाता है। आर्टिकल 186 संविधान के अनुच्छेद 186 में बताया गया है। क्या बताया गया है? इनके वेतन एवं भत्तों के बारे में बताया गया है। बात समझ आई। विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति के वेतन एवं भत्तों के बारे में बताया गया है। किसके? वेतन एवं भत्ते। वेतन एवं भत्तों के बारे में किसमें बताया गया है? संविधान के अनुच्छेद 186 में
जो विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति का जो वेतन एवं भत्ता है वो संविधान के अनुच्छेद 186 में बताया गया है। बात समझ में आई। अब आर्टिकल 187, आर्टिकल 187। तो संविधान का जो अनुच्छेद 187 है, संविधान का अनुच्छेद 187 है, वो कहता है कि विधानसभा और विधान परिषद के सचिवालय अलग अलग होंगे। किसके किसके? विधानसभा का जो सचिवालय है वो अलग होगा और विधान परिषद का जो सचिवालय है वो अलग होगा। तो ऐसा कौन कहता है? आर्टिकल 87 में कहता है विधानसभा और विधान परिषद, विधान परिषद के सचिवालय के पृथक सचिवालय होंगे। कैसे? पृथक, पृथक सचिवालय होंगे। ऐसा कौन कहता है? ऐसा संविधान का अनुच्छेद 187 कहता है कि विधान परिषद और विधानसभा के जो सचिवालय होंगे वो पृथक पृथक होंगे। ऐसा संविधान का अनुच्छेद 187 कहता है। बात समझ में आई। अब देखिए भाई, आर्टिकल 196 से 202 में राज्य विधानमंडल के बारे में बताया गया है। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 196 से 202 में क्या बताया गया है? राज्य के विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल बताया गया। किसमें बताया गया है? ये संविधान के अनुच्छेद 196 से लेकर के आर्टिकल 202 तक बताया। क्या बताया गया है? कि राज्य का विधानमंडल होगा या राज्य में विधानमंडल होगा। अच्छा, विधानमंडल के बारे में मैंने पहले भी चर्चा करी थी कि अगर एक बताया था जो विधानमंडल होता है तो विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। कौन कौन सा होता है? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। यही बताया था ना, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। लेकिन ये प्रणाली प्रत्येक राज्य में नहीं है। प्रत्येक राज्य में इसलिए नहीं है क्योंकि प्रत्येक राज्य में विधान परिषद नहीं होती है। प्रत्येक राज्यों में विधान परिषद नहीं होती है। तो जहाँ विधान परिषद नहीं होती है तो वहाँ विधानमंडल में कौन कौन होता है? विधानसभा और राज्यपाल होता है। बात समझ में आई। ये 6 राज्य हैं। कौन कौन? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। कौन कौन? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ये 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद भी है। मतलब विधानसभा तो है ही, लेकिन वहाँ पर विधान परिषद भी है। अब जहाँ विधान परिषद है तो वहाँ पर 3 अंग कौन कौन से हो गए? विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। और जहाँ पर विधान परिषद नहीं है तो वहाँ पर राज्यपाल और विधानसभा है। इसके पहले जम्मू और कश्मीर में, अभी हाल ही में, क्योंकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो वहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश ना बनने से पहले, जब वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था, उसके पहले वो एक राज्य था और वहाँ पर विधान परिषद भी थी। लेकिन वर्तमान में वो एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया और वहाँ से विधान परिषद समाप्त कर दी गई है। बात समझ में आई। तो ऐसे अभी 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है। बात समझ में आई। तो ऐसा आर्टिकल 196 से 202 में बताए गए हैं कि राज्य का एक विधानमंडल होगा। और विधानमंडल के बारे में हम लोगों ने ये चर्चा कर ली है कि कहाँ कहाँ पर विधान परिषद अभी भी है। अब देखिए भाई, आर्टिकल 213 ये कहता है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राज्यपाल को अधिकार है आर्टिकल 213 के तहत कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश क्या होता है? ये एक कानून होता है।
ये अध्यादेश जारी कब होता है? तो ये अध्यादेश तब जारी होता है जब दोनों सदन सत्र में ना हो। जब दोनों सदन सत्र में ना हो। कौन कौन सदन? विधानसभा और विधान परिषद सत्र में ना हो, मतलब सदन न चल रहा हो और कानून बनाना जरूरी हो गया हो। जरूरी का मतलब अपरिहार्य हो गया हो। कानून बनाना अपरिहार्य हो गया हो, दोनों सदन सत्र में ना हो, तो राज्यपाल क्या करता है? राज्यपाल एक अध्यादेश जारी करता है। राज्यपाल क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। कब करता है? जब दोनों सदन सत्र में न हो। जब दोनों सदन सत्र में ना हो। कौन कौन? विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद ये दोनों जो सदन हैं ये सत्र में न हो और कानून बनाना अपरिहार्य हो गया हो, तब राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 213 के तहत। बात समझ में आई? लेकिन अगर 6 सप्ताह के अंदर इसे मंजूरी नहीं मिलती है, अगर 6 सप्ताह के अंदर इसे मंजूरी नहीं मिलती है तो ये जो अध्यादेश है, ये कानून है, ये समाप्त हो जाएगा। और अगर 6 सप्ताह के अंदर से मंजूरी मिल जाती है तो ये हमेशा के लिए कानून की तरह कार्य करने लगेगा। लेकिन कब? 6 सप्ताह में मंजूरी मिलना आवश्यक है। बात समझ में आ गई? तो हम लोग अगले आर्टिकल पर चर्चा करते हैं। आर्टिकल 198। आर्टिकल 198 क्या कहता है? तो संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 198 कहता है कि धन विधेयक, कौन सा विधेयक? धन विधेयक। धन विधेयक केवल विधानसभा में लाया जाएगा। आर्टिकल 198 कहता है कि धन विधेयक को विधानसभा में लाया जाएगा। धन विधेयक को विधानसभा में लाया जाएगा। बात समझ में आई? जो धन विधेयक है आर्टिकल 198 के तहत ये विधानसभा में लाया जाएगा, ना कि विधान परिषद में। विधान परिषद में नहीं लाया जाएगा। कहाँ लाया जाएगा? विधानसभा में। तो अब तक हमारे जो हैं आर्टिकल 198 और अध्यादेश के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। कहने का मतलब है हम लोग राज्य विधानमंडल को समाप्त कर चुके हैं। बात समझ आई? अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट के बारे में। बात समझ में आई? तो हम लोग आज सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय। बात समझ में आई? अब देखो, जो हमारे न्यायालय हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसके बारे में हम आर्टिकल 124 से 143 तक पढ़ते हैं। बस समझ में आई? जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ये हम 124 से लेकर के 143 तक पढ़ते हैं, लेकिन 143 नहीं कर सकते हैं क्योंकि 147 तक की शक्तियाँ बताई गई हैं। 147 तक, आर्टिकल 147 तक। भाई जो हमारा सुप्रीम कोर्ट जो उच्चतम न्यायालय है, इसको हमने बताया कि आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 143 तक पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं 143 तक ही है भाई, 147 तक इसकी शक्तियों का वर्णन बताया गया है। लेकिन हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? 124 से 143 तक। शक्तियों के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, लेकिन पहले हम उन्हीं आर्टिकल्स पर फोकस करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।
तो 124 से 143 तक। भाई जो न्यायालय हैं, सबसे ऊपर कौन सा न्यायालय होता है? सर्वोच्च न्यायालय, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय। और उसके नीचे हमारा आता है उच्च न्यायालय। क्या आते हैं? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, जो हमारे उच्च न्यायालय आते हैं, इनमें हम पढ़ेंगे 214 से लेकर के 232 तक। बात समझ में आई? जो हमारा उच्च न्यायालय है, ये इसके बारे में आर्टिकल 214 से लेकर के आर्टिकल 232 तक हमारे उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। बात समझ में आई? उसके बाद में आते हैं अधीनस्थ न्यायालय। कौन से न्यायालय? अधीनस्थ न्यायालय। जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, इसमें पढ़ते हैं 233 से लेकर के 237 तक, मतलब संविधान के अनुच्छेद 233 से लेकर के 237 तक। भाई जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, इसके बारे में हम लोग आर्टिकल 233 से लेकर के आर्टिकल 237 237 तक हम लोग अधीनस्थ न्यायालय के बारे में अध्ययन करेंगे। बात समझ में आई? तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन किसके बारे में करेंगे? उच्चतम न्यायालय, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो हमारा उच्च न्यायालय है, 214 से 232 तक है, जो हमारा उच्च न्यायालय है, तो हम अगर बात करें तो भारत में केवल एक उच्चतम न्यायालय है। भारत में केवल एक ही सुप्रीम कोर्ट है, वो हमारा उच्चतम न्यायालय है। उसके अधीन जो न्यायालय हैं, क्योंकि भारत में जितने भी न्यायालय हैं, भारत के अंदर जितने भी न्यायालय हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधीन आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधीन, कहीं अधीन का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए गए सभी नियम या जो भी चीज़ें वो फैसले देती है, वो सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होंगे। बात समझ में आई? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला या उसके द्वारा लिए गए निर्णय देश में जितने भी न्यायालय हैं, उन सभी के लिए वो बाध्यकारी होते हैं। बाध्यकारी का मतलब ये है उसका कोई काट नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया, फिर वो कह दिया, तो जितने भी देश के न्यायालय हैं, उन सबको उस फैसले को मानना होगा। बात समझ में आई? तो भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है और 25 हाई कोर्ट हैं। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की मांग की गई है, लेकिन प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय नहीं है, क्योंकि भारत में राज्य भी हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, और उन सबको मिलाकर केवल 25 हाई कोर्ट ही हैं। तो इसका मतलब है प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय अवेलेबल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय ने 2-2, 3-3 उच्च न्यायालय हो जाए, ऐसा नहीं होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय ही बताया गया है, ऐसा संविधान में उल्लेखित है। तो हमारे भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। तो 25वां या अंतिम उच्च न्यायालय कौन सा है? अमरावती हाई कोर्ट। जो अमरावती हाई कोर्ट है, ये 25वां उच्च न्यायालय है भारत का, और ये सबसे नया उच्च न्यायालय है। बात समझ में आई? तो सबसे पहले हम अब पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। उच्चतम न्यायालय। अब देखिएगा भाई, जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, जब ये बना था तो उसके बाद में इसमें 8 सदस्य थे। कहने का मतलब 8 सदस्य ये होते थे, 7 न्यायाधीश जो होते थे वो निम्न होते थे, और एक उनका मुख्य न्यायाधीश होता था। तो मैंने बताया सर्वोच्च न्यायालय में पहले न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 8 थी। कितनी थी? संख्या कितनी थी न्यायाधीशों की संख्या? 8। 8 में क्या होता था? एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। तो एक क्या होता था? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश।
न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे, अन्य न्यायाधीश। बात समझ में आई? पहले सुप्रीम कोर्ट में 8 न्यायाधीश होते थे, उसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे, लेकिन वर्तमान में 34 न्यायाधीश स्वीकृत हैं। वर्तमान में कितने स्वीकृत हैं? 34 न्यायाधीश स्वीकृत हैं। बात समझ में आई? वर्तमान में कितने न्यायाधीश स्वीकृत हैं? तो 34 न्यायाधीश स्वीकृत हैं। बात समझ में आई? अब देखिए, जो 34 न्यायाधीश होते हैं उसमें से तो एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश, और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीश। बात समझ में आई? एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है, 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। कहाँ होते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा बताया गया है क्योंकि वर्तमान में 34 न्यायाधीशों के बारे में स्वीकृति दी गई है, लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फुल हो। फुल का मतलब होता है सब के सब सदस्य हों या सब के सब न्यायाधीश हों। मतलब ये इससे कम भी हो सकते हैं, मतलब इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे लेकिन इससे कम भी हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 34 न्यायाधीश स्वीकृत हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। बात समझ में आई? जो ये मैंने बताया है ये संविधान के अनुच्छेद 134 में 124 संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 124 में बताया गया है। क्या बताया गया है? कि भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा। आर्टिकल 124 कहता है कि भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा। भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा, ऐसा संविधान के अनुच्छेद 124 में बताया गया है। ठीक है ना? अब देखिए आर्टिकल 124(2) क्या कहता है। संविधान का अनुच्छेद 124(2) कहता है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अब देखिए भाई, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय का चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या कोई अन्य न्यायाधीश हो, अगर वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है तो उसकी नियुक्ति केवल राष्ट्रपति ही करेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। ये नहीं कि राज्यपाल नियुक्ति कर रहा है, उपराष्ट्रपति और पता नहीं कौन कौन नियुक्ति कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। नियुक्ति कौन करेगा? केवल राष्ट्रपति करेगा, या राष्ट्रपति किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करे या राष्ट्रपति उपस्थित ना हो तो ऐसा हो सकता है, वरना ऐसा नहीं होता है। केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल राष्ट्रपति ही करता है। बात समझ में आई? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति या कोई अन्य न्यायाधीश हो उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है ना? आर्टिकल 124(3) अब आर्टिकल 124(3) में बताया गया राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अच्छा, इनकी नियुक्ति की कैसे जाती है? इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है? तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था के आधार पर करता है। कैसी व्यवस्था? कॉलेजियम
के आधार पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। देखो जो न्यायाधीश हैं, जो हमारी न्याय होती है, जो न्यायपालिका है, ये एक स्वतंत्र संस्था है। इसका राजनीति पर कोई दबाव नहीं होता। ये नहीं कि राजनीति इस पर हावी हो जाए। बात समझ में आई? क्योंकि ये स्वतंत्र न्यायपालिका कैसी है? ये एक स्वतंत्र संस्था के रूप में बताई गई है कि ये स्वतंत्र संस्था है। फिर बताया गया है कि कोलेजियम व्यवस्था के आधार पर राष्ट्रपति जो न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी नियुक्ति करता है। बात समझ में आई? लेकिन अब कोलेजियम व्यवस्था क्या होती है? तो ये एक जजों की नियुक्ति की व्यवस्था है, उसे हम लोग कहते हैं कोलेजियम व्यवस्था। अब देखो नियुक्ति का जो तरीका होता है वो कैसा होता है? तो नियुक्ति का तरीका कुछ इस प्रकार का होता है। मान लिया सुप्रीम कोर्ट में किसी जज की नियुक्ति करनी है, किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति क्या करेगा? वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह लेगा। बात समझ में आई? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह ली जाती है, ऐसा बताया गया है। नियुक्ति के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह से ही कार्य करेगा। बात समझ में आई? नियुक्ति के विषय में। बात समझ में आई? तो ऐसा नियुक्ति उनकी कोलेजियम व्यवस्था के आधार पर की जाती है। अब अगर बात करें कि उनकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए? तो इनकी योग्यता के बारे में वो भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 1, भारत का नागरिक होना चाहिए। बात समझ में आई? दूसरी योग्यता क्या कहता है? नंबर 1 कहता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, कम से कम वो किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश का कार्य किया हो। कितने वर्षों तक? 5 वर्षों तक किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्षों तक न्यायाधीश का कार्य किया हो, न्यायाधीश रहा हो। या फिर किसी न्यायालय में, मतलब उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या फिर उसने 10 वर्ष तक क्या किया हो? अधिवक्ता रहा हो। अधिवक्ता रहा हो। बात समझ में आई? तो ऐसा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। कैसा? भारत का नागरिक होना चाहिए, 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो किसी उच्च न्यायालय में, या फिर 10 वर्ष तक हाई कोर्ट या किसी न्यायालय में वो अधिवक्ता रहा हो। दूसरा क्या कहता है? राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधि का वेत्ता हो। क्या बताया गया है? राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, तो उस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश चुना जा सकता है। बात समझ में आई? देखो अब इसका मतलब क्या है? राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधि का वेत्ता का मतलब है राष्ट्रपति की नज़रों में कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसे संविधान की बहुत ज़्यादा परख हो, मतलब कानून की बहुत ज़्यादा मालूमात हो। बात समझ में आई? तो उसे राष्ट्रपति क्या करता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना सकता है। लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं है। ऐसा बताया गया है कि राष्ट्रपति उस व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। बात समझ में आई? अच्छा देखो, मैं अभी तक कुछ चीज़ें बताता आ रहा था। मैंने बताया था जैसे मान लिया महान्यायवादी का पद होता है। मैंने आर्टिकल 76 में बताया था कि महान्यायवादी क्या होता है? वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता है। ये मैंने बताया था आर्टिकल 76 के तहत। मैंने उसके कार्यकाल के बारे में बताया था कि उसका कार्यकाल कैसा होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वो अपने पद पर रह सकता है।
बताया था ना, आर्टिकल 76 के तहत। लेकिन राष्ट्रपति के बारे में ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति के बारे में ऐसा नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति की आयु निर्धारित कर दी गई है। मतलब ये एक संवैधानिक पद है और संवैधानिक पद के तहत ही फिक्स कर दिया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है वो 65 वर्ष तक अपने पद पर कार्य करेगा। तो कहने का मतलब है ये राष्ट्रपति के मतलब प्रसाद पर्यंत इसका शासन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे तो हट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। राष्ट्रपति चाहे न चाहे, उससे चाहे या न चाहने से सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कोई भी हो, कोई भी न्यायाधीश हो, वो हटेगा नहीं। उस पर एक संसदीय प्रणाली होगी, उस प्रणाली के तहत ही उसे हटाया जाएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाया जाना, तो संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 124(4) के तहत क्या होता है, न्यायाधीशों का हटाया जाना। न्यायाधीशों का हटाया जाना। आर्टिकल 124(4) के तहत न्यायाधीशों का हटाया जाना। साबित कदाचार, अच्छा हटाया कैसे जाता है, इन पर कदाचार साबित हो जाए, कहने का मतलब धांधली जैसे कोई आरोप लग जाए तो इन्हें हटाया जाएगा। लेकिन हटाने की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है ये बहुत ही जटिल होती है, बात समझ आए। लेकिन मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि एक्चुअली हटाया कैसे जाता है। तो अब क्या होगा, मैंने बताया न्यायाधीशों को हटाया जाना कैसे, साबित कदाचार के द्वारा, साबित कदाचार के आधार पर उन्हें हटाया जाएगा। अब कैसे हटाया जाएगा, देखो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया संसद में प्रारंभ होगी। कहाँ प्रारंभ होगी, संसद में प्रारंभ होगी। मैं उन चीज़ों को लिखता जाता हूँ, आप उनको नोट्स बनाते जाइएगा। प्रक्रिया कहाँ प्रारंभ होगी, संसद में। किस सदन में, ये संसद के दोनों सदनों में प्रक्रिया को प्रारंभ किया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो या विधानसभा हो। बात समझ में आई। अगर वो राज्यसभा है तो 50 प्रस्ताव होने चाहिए, और अगर राज्यसभा है तो 50 प्रस्ताव होने चाहिए, और अगर लोकसभा है तो वहाँ पर प्रस्ताव 100 लोगों के द्वारा पारित होना चाहिए। प्रारंभिक है, ऐसा प्रारंभ में बताया गया। और जो चीज़ें आगे आगे आती जाएंगी हम बताते जाएंगे। कहाँ, राज्यसभा, लोकसभा, इसमें प्रस्ताव कम से कम 50 सदस्यों द्वारा और इसमें 100 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव पारित होगा। अगर वो राज्यसभा में प्रस्ताव पारित किया जाता है, अगर वो प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है उसे हटाने का, तो 50 सदस्यों के द्वारा वो प्रस्ताव किसको दे दिया जाएगा, वो प्रस्ताव दे दिया जाएगा राज्यसभा के सभापति को, मतलब उपराष्ट्रपति को। किसको दे दिया जाएगा प्रस्ताव, सभापति को। अगर वो प्रस्ताव अगर लोकसभा में लाया गया है तो ये प्रस्ताव किसको दे दिया जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष को। ये लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्ताव दे दिया जाएगा। अब राज्यसभा का सभापति उस प्रस्ताव को स्वीकार कर भी सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है। वैसे ही जो लोकसभा अध्यक्ष है, जो लोकसभा के अंदर प्रस्ताव लाया जाएगा तो लोकसभा अध्यक्ष उस प्रस्ताव को स्वीकृति दे भी सकता है और नहीं भी स्वीकृति दे सकता है। बात समझ में आई। अगर लोकसभा अध्यक्ष उस प्रस्ताव को स्वीकृति दे देते हैं, अगर लोकसभा अध्यक्ष उस प्रस्ताव को स्वीकृति दे देते हैं तो संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से वो पारित हो जाएगा। 2/3 बहुमत से जो 2/3 सदस्य होंगे उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे, और अगर वो बहुमत से पारित हो गया, मतलब सबकी सहमति मिल गई, तो फिर उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। तब उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की सहमति से तब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाएगा। ये प्रक्रिया होगी। अगर राज्यसभा के उपसभापति, जो राज्यसभा के जो सभापति हैं, ये अगर अस्वीकार कर दें तो भी काम नहीं होगा। कहने का मतलब है सभी की सहमति होनी चाहिए। अगर मान लिया राज्यसभा में पारित हुआ तो राज्यसभा के सभापति अगर स्वीकृति देते हैं, राज्यसभा के सभापति अगर स्वीकृति दे देते हैं, फिर उसके बाद में ये सदन के दोनों सदन,
जो संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, उन दोनों के 2/3 बहुमत से अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर इसे राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेज दिया जाता है। और राष्ट्रपति अपनी सहमति से, जब राष्ट्रपति उसको स्वीकृति दे देता है, अंत में अगर राष्ट्रपति भी स्वीकृति दे देता है तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, फिर वो चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या कोई अन्य न्यायाधीश हो। इस प्रक्रिया के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उन्हें हटाया जाता है। बात समझ में आई? जो इस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं ये कोई पूरा नहीं बताता है, वो सिर्फ ये बता देते हैं कि साबित कदाचार के द्वारा या महाभियोग के द्वारा। कौन सी प्रक्रिया? ये महाभियोग ही प्रक्रियाएं थी, ठीक है ना। इस महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाता है, वो सीधा बता दिया जाता है। लेकिन पूरी प्रक्रिया ये होती है कि कहाँ उठाया जाता है, कि संसद के किस सदन में या दोनों सदनों में। मैंने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे माध्यम से विस्तारित कर दिया है। आप लोगों को ये समझ में भी आया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है और आशा भी है कि समझ में आया होगा। तो हम लोग आज आर्टिकल 124(3)(24)(4) तक पढ़े हुए हैं और इसके आगे हम लोग अध्ययन कल के एपिसोड में करेंगे और इसके आगे की सारी जानकारी जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में है वो हम लोग कल प्राप्त करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो का जो लिंक है, जो ये वीडियो है, आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।